आज हम सुबंधु, बानवट और दंडी इनका परिचय पढ़ेंगे, जो बहुत छोटे छोटे विषय हैं, ज़्यादा बड़े विषय नहीं हैं। ठीक है, तो इनका हम वर्णन देख लेते हैं। सुबंधु जो है, फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम सुबंधु। ठीक है, इनकी एकमात्र रचना मानी जाती है बाशक दत्ता। और ये जो तीनों ही कवि हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये तीनों ही कवि जो हैं इन्होंने किसकी रचना की है? गद्यों की। ठीक है, मुख्यतः इनकी जो रचनाएं हैं वो किसमें? गद्य में है। ठीक है, तो सुबंधु जो है इनकी रचना मानी गई है बाशक दत्ता, एकमात्र रचना है बाशक दत्ता, जो कि क्या है? गद्य काव्य है। जो भी क्या है? ये गद्य काव्य है। ये गद्य काव्य लेखक माने गए हैं। ठीक है, सुबंधु कौन माने गए हैं? गद्य काव्य लेखक। गद्य काव्य लेखक ये माने गए हैं। कौन? सुबंधु। ठीक है, ये बाशक दत्ता इनकी एकमात्र रचना है। बानभट्ट ने इनके विषय में एक पंक्ति कही है, वो भी हम देख लेते हैं। बानभट्ट ने किसमें कहेंगे? बानभट्ट की रचना है हर्षचरित। ठीक है, तो बानभट्ट ने हर्षचरित में एक पंक्ति कही है, कवि नाम अगलत दर्पो नूनम बाशक दत्ता। दर्पो नूनम बाशक दत्ता। हर्षचरित में इन्होंने बाशक दत्ता की चर्चा करते हुए कहा है कि कवियों में बहुत कम मात्रा में गद्य रूप में क्या दिखाई देती है? बाशक दत्ता दिखाई देती है। अर्थात कहने का मतलब है गद्य रूप की चर्चा जो है बहुत कम कवि लोग करते हैं, लेकिन बाशक दत्ता जो है वो सुबंधु की क्या है? गद्य। गलत का यहाँ पर अर्थ है गद्य। ठीक है, तो गद्य की यहाँ चर्चा दिखाई देती है। सुबंधु का समय हम देखेंगे। सुबंधु का समय माना गया 550 से 600 ईस्वी के आसपास। 550 से 600 ईस्वी के आसपास का समय इनका माना गया है, सुबंधु का। ठीक है, आगे कह सकते हैं कि जो इनकी बाशक दत्ता जो रचना है, ये इसकी जो कथानक है, इसकी जो कथानक है वो कैसा है? पूर्णतः कल्पित। इन तीनों की जो रचनाएं हैं, ठीक है, सुबंधु की है बाशक दत्ता, बानभट्ट की हो गई आपकी कादम्बरी, हर्षचरित हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, दंडी की काव्यदर्श, अवंती सुंदरी, तो एक प्रकार की पूर्णतः काल्पनिक घटनाएं हैं, कथाएं हैं। ठीक है, तो कथानक पूर्णतः कैसा है? कल्पित है। कल्पित का मतलब कल्पना से भरा हुआ है। और इसे किसकी श्रेणी में रखा गया है? इसे कथा की श्रेणी में रखा गया है। कथा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसमें अंक कितने हैं? इसमें 6 अंक हैं, याद रखना सभी। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। अंकों में बटा हुआ है नाटक, तो इसमें 6 अंक हैं। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें कंदर्प केतु, बाशक दत्ता में जो नायक है और नायिका, जहाँ नायक नायिका का वर्णन आ जाएगा वहां रस कौन सा आ जाएगा? श्रृंगार रस। कौन सा रस आ जाएगा? श्रृंगार रस आ जाएगा। तो नायक नायिका कौन है इसमें? तो देखिए, नायक जो है वो कंदर्प केतु है। नायक कंदर्प केतु और नायिका है बाशक दत्ता। नायिका है बाशक दत्ता। यहाँ पर एक छोटी सी वही कथा है प्रेम प्रेमिका की। ठीक है, बाशक दत्ता और कंदर्प केतु एक दूसरे के स्वप्न में आकर मिलते हैं और स्वप्न में ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, और वास्तविकता में जब वो मिलते हैं तो उनका विवाह हो जाता है, कुछ समस्याएं आती हैं। इस प्रकार की कथाएं मौजूद हैं। और आपको अगर एक्सप्लेन में इन्हें पढ़ना है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर आपकी बुक्स में भी इनका एक्सप्लेन दिया हुआ है। हम यहाँ बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन नहीं समझा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ उनके प्रेम और विवाह का रोचक वर्णन है। इन दोनों के प्रेम व विवाह का रोचक वर्णन है। किसमें? बाशक दत्ता में। बस आपको मुख्यतः इसकी रचना पूछी जाती है सुबंधु की, बाशक दत्ता। ठीक है, एक और आएगी
स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है, तो वो भास्कीय, याद रखना दोनों में अंतर है, मैं आपको बता देती हूँ। ये तो है वासव दत्ता और एक आती है स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है। और ये भी वही है, कहानी कुछ है, उसमें नायक नायिका उदयन और पद्मावती को चुना गया है, ठीक है। उदयन और वासव दत्ता को चुना गया है, पद्मावती उसकी दूसरी पत्नी है, ठीक है। तो ये जो है भास की रचना है, ये भास की रचना है, ठीक है। दोनों का नाम कुछ मिलती जुलता है, बाकी अलग भी है। सुबंधु की केवल वासव दत्ता है और भास की स्वप्न वासव दत्ता। तो आपका ये हुआ एक प्रकार से सुबंधु, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बाकी आपको अगर एक्सप्लेन में पढ़ना है तो अपनी बुक्स में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मुख्य मुख्य चीजें थी मैंने आपको बता दी है। आगे देखेंगे, दूसरा आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट, और इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं वो हर्षचरित्र है, ठीक है। तो पहले इनका थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं। ये वात्स्यायन, ठीक है, ये वात्स्यायन वंश के माने जाते हैं, ये वात्स्यायन वंश के क्या है, माने जाते हैं। और इन्होंने किनके घर में जन्म लिया, बाणभट्ट ने कुबेर के घर में, ठीक है। कुबेर व्यक्ति है कोई, ठीक है, कुबेर के घर में जन्म लिया। कुबेर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, ठीक है। इनका जो वर्णन है स्वयं हर्षचरित्र में मिलता है देखने को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ईशान, ठीक है, एक पुत्र थे इनके हर और एक पुत्र थे पाशुपत, ठीक है। और जो पाशुपत थे उनके पुत्र थे अर्थपति, और अर्थपति के जो कितने पुत्र थे, 11, उनके 11 पुत्र थे। और इनमें से 8वां पुत्र था अर्थपति का चित्रभानु, और चित्रभानु के पुत्र थे कौन, बाणभट्ट। अब इतनी लंबी क्यों, क्योंकि इनकी वंशावली का मैं आपको बताया, तो मैंने आपको क्यों बताया है इतना बड़ा कि डायरेक्ट इनके पिता का नाम चित्रभानु भी बताया जा सकता था, लेकिन इनकी जो रचना है हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र के कथानक को, हर्षचरित्र के कथानक को 2 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है बाणभट्ट की वंशावली के रूप में, बाणभट्ट की वंशावली, ठीक है, और एक बांटा है राजा हर्ष की वंशावली, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इनका एक परिचय भी हो गया एक प्रकार से, और हर्षचरित्र का यहाँ वर्णन भी हो गया। तो यहाँ पर जो है वो किसके पुत्र है, कुबेर के घर में जन्म लिया था और चित्रभानु इनके पिता थे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, बाणभट्ट के पिता हो गए कौन, चित्रभानु। इनका वर्णन हर्षचरित्र में देखने को मिलता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये इन्होंने जो समय बिताया, ठीक है, ये आश्रित कवि कह सकते हैं, ये राजा हर्ष के आश्रित कवि थे। आश्रित कवि किसके थे, ये राजा हर्ष, राजा हर्ष के ये आश्रित कवि थे। आपने जीके में क्वेश्चन पढ़ा हो, राजा हर्ष के समय में एक विदेशी यात्री आया था, हेनसांग, हेनसांग, आप याद रखना, ठीक है। ऐसे है मेरा आदिना, इनमें बहुत चक्कर पड़ता है, बहुत बार रीट में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आप पुराने पेपरों को उठाकर देख लीजिएगा कि हर्षवर्धन के समय कौन सा राजा आया था, कौन सा विदेशी यात्री आया था, हेनसांग, और एक और था, कौन था, फाइयान, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, याद रखना, ठीक है। तो हेनसांग किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय, ठीक है। जब हेनसांग आया था तो वो समय था 629 से 645 तक, यहाँ पर कौन रहा था, हेनसांग रहा था। और इसी कारण हर्षवर्धन का समय भी यही माना जाता है, और बाणभट्ट का समय भी यही कह दिया कि बाणभट्ट का समय भी 606 से लेकर 648 ईस्वी के आसपास का समय माना गया, ठीक है। इनके मत में ज्यादा हेरफेर नहीं है, क्योंकि बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन, राजा हर्ष यानी हर्षवर्धन के सभा कवि थे, आश्रित कवि थे, ठीक है। और हर्षवर्धन के समय ही कौन आया था, हेनसांग। इसी कारण कह दिया कि बाणभट्ट का जो समय है वो ज्यादा अंधकारमय नहीं है। तो 606 से 648 के आसपास बाणभट्ट का समय माना
गया है। चीनी यात्री है ये हेनसांग, ठीक है। हेनसांग कौन है? चीनी यात्री, चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया, आपकी जो भी पढ़ाया है ना, अगर आपको संस्कृत का साहित्य का टॉपिक तो यहीं से क्लियर हो जाता है। पूरा ही फर्स्ट यूनिट से लेके और हमारी थर्ड यूनिट तक हमने अभी तक पढ़ा है, वो सब आपकी रीट के प्रश्नों में आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना गहराई से, ठीक है। बीएसटीसी तो आपका ठीक है, अच्छी बात है, बीएसटीसी क्लियर करो पहले, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा रीट है बीएसटीसी होने के तुरंत बाद ही, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं इनकी रचनाओं का वर्णन। तो रचनाओं का वर्णन हम ऊपर देखते हैं, ठीक है। सभी नोट कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को साफ दिख रहा होगा। और किसी को समझ में नहीं आया तो आप मोबाइल पे फोन करके व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। बाणभट्ट की रचना है, इनकी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रकार का उपन्यास माना गया है, कादम्बरी। तो पहला हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो फर्स्ट में यहाँ से कर लेते हैं। पहला है इनका हर्षचरित्र, जो राजा हर्षवर्धन पर लिखा है, उनकी प्रशंसा इसमें की गई है। दूसरा है इनका कादम्बरी, जो पूर्णतः कल्पित कथा है, कथानक है पूर्णतया, ठीक है। और तीसरा हम कह सकते हैं चंडी शतक। और चौथा है पार्वती प्रणय। अभी पार्वती प्रणय पर कई बार क्या है, विवाद भी हो जाता है कि ये किसी और की है, जबकि अधिकांश से जो विद्वान मान के चलते हैं वो बाणभट्ट की रचना ही मानते हैं, पार्वती प्रणय। और चंडी शतक में जो दुर्गा माँ की आरती हम गाते हैं वर्तमान में, दुर्गा माँ की आरती, ठीक है, या कह सकते हैं दुर्गा, जिसे हनुमान चालीसा बोलते हैं, दुर्गा चालीसा, ये कहाँ से ली गई है? चंडी शतक से ही ली गई है। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथाओं का वर्णन है, पूर्णतः कल्पित है। तो 3 जन्मों की कथा कैसे है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो 3 जन्मों की कथा कैसे कैसे मैं आपको बता देती हूँ, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जामों में ये चीज पूछी गई है, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें लगती हैं यार, इनको कौन पूछेगा, लेकिन उन्हीं चीजों को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए 3 जन्मों की कथा में जो नायक है, मैन नायक कौन है यहाँ? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ नाम से एक बुक भी है अलग से, ठीक है, जो कादम्बरी का एक पार्ट है। और चंद्रापीड़ क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि नायक है। तो इसका जो पहला जन्म माना गया है वो है चंद्रमा। तो जन्म लिखिए, ठीक है, 3 जन्मों की कहानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिए प्रथम जन्म चंद्रापीड़ का हुआ था चंद्रमा के रूप में, ठीक है। दूसरा जन्म इनका माना जाता है चंद्रापीड़ के रूप में, ठीक है। आप चंद्रापीड़ को छोड़िए, नायक यहाँ पर, ठीक है, वैसे नायक चंद्रापीड़ माना गया है, शूद्रक भी है। तो हम प्रथम जन्मों के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो प्रथम जन्म जो है चंद्रमा का, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ लिखेंगे नायक, और नायक के 3 जन्म, इस तरह से डिवाइड कीजिए, आसानी होगी, ठीक है। नंबर 1 यानी प्रथम जन्म वो था चंद्रमा के रूप में। दूसरा जन्म था चंद्रापीड़ के रूप में। और तीसरा जन्म जो माना गया है वो है तीसरा जन्म विदिशा नगरी के राजा शूद्रक के रूप में, ठीक है। तीसरे जन्म में विदिशा नगरी के राजा शूद्रक के रूप में इनका तीसरा जन्म माना गया है, प्रथम चंद्रमा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रापीड़ का प्रथम जन्म कौन सा था या शूद्रक का द्वितीय जन्म कौन सा था, ठीक है। इस प्रकार जो चीज है एग्जाम में पूछी जाती है, मैं इन पर स्वतः ही फोकस करने लग जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने कई बार एग्जाम दिए, तो इसका एक्सपीरियंस हमें 8-7 साल लगातार एग्जाम दिए हैं, खूब 2-2, 3-3 पेपर साल में दिया करते थे। तो इसलिए एक्सपीरियंस के फर्स्ट ग्रेड के भी दिए हैं, सेकंड ग्रेड के भी दिए, थर्ड ग्रेड के भी दिए, नेट के भी दिए हैं,
ठीक है, RS भी मैंने प्री कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, लेकिन मेन में रह गए। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे पेपर्स आते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन जो है एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। आगे देख सकते हैं हम कि हाँ, आगे हम देखेंगे, ठीक है, ये 3 जन्मों की कथा का वर्णन है और हर्षचरित में जो हमने बताई दिया था, यहाँ पर 2 कथानकों में इसको भाग बांटा गया है। पहला कथानक तो हो गया अपना बाणभट्ट की वंशावली, बाणभट्ट की वंशावली का वर्णन है, ठीक है। और द्वितीय जो कथानक है इसमें हर्ष वर्धन की प्रशंसा कह सकते हैं, ठीक है, और उनके पूर्वजों का, वही वंशावली हुई, और उनके पूर्वजों का क्या है वर्णन है, किसमें, हर्षचरित्र में। ये तो एक प्रकार की वास्तविकता हो गई, इसमें कोई वो नहीं है, ये कादम्बरी जो है वो पूर्णतः काल्पनिक है। और हम कह सकते हैं कि बाणभट्ट का सम्मान का यहाँ वर्णन है, बाणभट्ट को सम्मान भी दिए गए थे कई हर्षवर्धन के द्वारा, उसका यह वर्णन है, ठीक है। हर्षचरित्र में 8 उपश्वास हैं, हर्षचरित्र में 8 उपश्वास हैं, उपश्वासों में ये बटा हुआ है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो कादम्बरी है उसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। कादम्बरी को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? पहला हुआ कथामुख, ठीक है, दूसरा हुआ पूर्व भाग, और तीसरा हुआ उत्तर भाग, ठीक है। जो बाणभट्ट थे इन्होंने ही 2 भागों की रचना की है, बाणभट्ट ने, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है तो उत्तर भाग की रचना जो है वो कौन करता है? बाणभट्ट के पुत्र भूषण, ठीक है, और इनका दूसरा नाम था पुलिंद। आपको कहीं भूषण नाम मिले देखने को तो पुलिंद, ये भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बाणभट्ट के पुत्र ने, किस पुत्र ने उनकी रचना की थी, उनकी कादम्बरी की, अधूरी कादम्बरी की, तो ठीक है, कादम्बरी का पूर्ण किया था वो किसने किया था? भूषण ने, पुलिंद ने किया था, और उसी सुंदरता के साथ किया था जिस सुंदरता के साथ उनके पिता बाणभट्ट करते थे, ठीक है। आगे हम कह सकते हैं कि इसी में नायक के 3 वर्णों का वर्णन दिया हुआ है, और कादम्बरी के अंतर्गत एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कादम्बरी में, ठीक है, लक्ष्मी वर्णन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण, ठीक है। इसमें कौन सा है? सुकनासु उपदेश, सुकनासोपदेश। यहाँ पर क्या है कि तोता जो है वो, तोता नहीं सॉरी, सुक यहाँ पर एक मंत्री है, प्रधानमंत्री कहेंगे, उनकी विदिशा नगरी का मंत्री, वो क्या करता है कि जब शूद्रक को राजा के रूप में चुना जाता है तो उन्हें उपदेश देता है कि व्यक्ति को लक्ष्मी ग्रहण करने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है। इस प्रकार का बहुत सारा है वर्णन दिया गया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है सुकनासोपदेश इस कादम्बरी में, ठीक है। तो इसका जो रस है ये शांत रस प्रधान है, शांत रस प्रधान काव्य है ये, ठीक है। गद्य कहेंगे, काव्य नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे गद्य है, ठीक है। एक प्रकार से उपन्यास भी किसकी शैली मानी गई है? गद्य की शैली मानी गई है। और बाणभट्ट के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पंक्ति है, और ये कई बार ये भी एग्जाम में पूछी गई है, वाणोचिष्टम सर्वम। इसका मतलब है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब किसका झूठा है? बाण का। संसार में जो कुछ भी है वो बाण का झूठा है। झूठा मतलब उल्टी है एक प्रकार का, ठीक है, समझ गए होंगे। झूठा यानी झूठन छोड़ना, इसको झूठा नहीं बोलेंगे,
जूठन है, जूठन लिख दो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जूठन है, ठीक है। यानी बाणोचित्तम सर्वम, संसार में जो कुछ भी है, मतलब संसार का कह सकते हैं एक प्रकार से, सर्वम है ना सभी कुछ, जो गद्य पद्य काव्य कालिदास भारवी जितने भी साहित्यिक कवि हैं वो सभी किसकी, सभी की रचनाएं क्या मान ली उन्होंने, झूठी मान ली, किसके आगे, वाण के आगे। तो ये पंक्ति इनके लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमने माघ के लिए पढ़ी थी, विद्या औषधम माघ है, यानी विद्वानों के लिए औषधि किसको माना गया है, माघ को माना गया है। इसलिए हर कवि के लिए एक ना एक पंक्ति निश्चित की गई है। तो यहाँ पर भी बाण के लिए पंक्ति कही गई है, बाणोच्छिष्टम सर्वम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दंडी, ठीक है, नाम से स्पष्ट करेंगे इसको, दंडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी नोट कर लीजिएगा। ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, इनकी कथाएं बस बड़ी बड़ी आ जाती हैं, इसलिए थोड़े बड़े लगते हैं। हम इनकी कथाओं को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस हम जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको पढ़ रहे हैं। कथाओं को पढ़ने लगेंगे तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा, ठीक है। आगे कह सकते हैं हम दंडी, ठीक है। तो दंडी का जो समय है वो 6वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है, ठीक है। और 700 ईस्वी के आसपास, 700 ईस्वी के आसपास कह सकते हैं इसको का समय, ठीक है। कईयों ने 6वीं मान लिया, कईयों ने 700 मान लिया, तो हमको कैसे भी कर सकते हैं इसका। तो इसमें हम देखते हैं पहला, इनकी सबसे पहले तो दंडी जो थे वो बाण के पूर्व थे, ठीक है। तो इसलिए 6वीं शताब्दी, जो दंडी किसके पूर्व माने गए हैं, बाण के पूर्व। तो बाण के पूर्व माने गए हैं, 6वीं शताब्दी उनका समय आएगा, क्योंकि उनका 606 से 648 के आसपास का समय माना है, किसका, बाण का, ठीक है। तो दंडी उनसे पूर्व है, किसके, बाण के पूर्व, बाण से पहले के हैं। तो 700 तो इनका हो ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आसपास कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप 600 से लेकर और 650 तक का समय है, हम विभाजित इनका करेंगे, ठीक है। तो बाण के पूर्व माने गए हैं, ठीक है। दंडी इनके बाण के पूर्व के माने गए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो है, पहली तो काव्यादर्श, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने तो वही 11th क्लास में ही पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। तीसरी काव्यादर्श के बाद है 10 कुमार चरितम, ये भी हमने पढ़ ली थी, 10 कुमार चरितम, ठीक है। और एक आती है अवंती सुंदरी, ये हमने नहीं पढ़ी थी, पर 2 बुक्स हमने पढ़ी हुई हैं बिल्कुल, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी, इनकी 3 रचनाएं मानी गई हैं, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ, 10 कुमार चरित जो है वो कथा है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांट दिया, हुई कथा और आख्यायिका, ठीक है। पहला काव्यादर्श को देखते हैं। काव्यादर्श जो है वो 3 परिच्छेदों में बटा हुआ है, 3 परिच्छेद, ठीक है, 3 परिच्छेदों में बटा हुआ है। प्रथम परिच्छेद ये पूरा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ठीक है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का मतलब यहाँ काव्य का, शास्त्र का वर्णन है, यानी व्याकरण का वर्णन। तो प्रथम परिच्छेद में 101 श्लोक हैं, ठीक है, 101 श्लोक है प्रथम परिच्छेद में। और प्रथम परिच्छेद में दिया हुआ है काव्य का लक्षण, प्रयोजन, ठीक है, काव्य का लक्षण, प्रयोजन, महत्व, भेद, महाकाव्य के लक्षण आदि, ठीक है। द्वितीय परिच्छेद जो है, द्वितीय परिच्छेद इसमें दिए हुए 368 श्लोक, और इसमें जो है अलंकारों का वर्णन है।
अलंकार कौन से? शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार। और तृतीय जो परिच्छेद है, ठीक है, तृतीय परिच्छेद में 187 श्लोक, ठीक है, और इसमें दिए हुए हैं अर्थालंकारों का वर्णन, अर्थालंकारों का वर्णन, ठीक है। ये हुआ आपका काव्य दर्ज, जो दंडी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ कैसा माना गया है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना गया है। इसके बाद आपका आता है 10 कुमार चरितम, ठीक है। कथा आख्या 2 भागों में बांटा गया है और इसके भी जो है 3 भाग किए गए हैं, ठीक है। दस कुमार चरितम, ठीक है। इसमें जो बता देती हूँ आपको, नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों का वर्णन है। किनका वर्णन है? 10 कुमार। 10 कुमार का मतलब है कि एक तो मुख्य नायक है, ठीक है। मुख्य नायक यहाँ पर इस प्रकार से बांटा नहीं गया है, लेकिन जैसे एक राजा का पुत्र है और उसके 10 मित्र हैं, जो क्या है, अलग अलग राज्यों से संबंध रखते हैं, लेकिन सभी क्या है, कुमार है। कुमार का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजकुंवर है, ठीक है। तो 10 कुमारों का यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। और जो 8 कुमार हैं, ठीक है, 7 का पूरा वर्णन है। 7 कुमारों का पूर्ण वर्णन, ठीक है। एक कुमार है, उनका नाम है राजवाहन। राजवाहन, इनका अधूरा वर्णन है, ठीक है। कैसे है अधूरा वर्णन? ये यात्रा के लिए निकलते हैं 10 कुमार, 10 जो कुमार हैं कुल इन यात्रा के लिए निकलते हैं, उनमें से जो एक कुमार है वो अधूरी यात्रा छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार ये कहाँ जाता है, कहाँ आता है, इसका यहाँ अधूरा वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। और 2 कुमारों का जो वर्णन है, 2 कुमार जो बचे, ठीक है, 2 कुमारों का वर्णन भी उपस्थित है और वो अंत में है, उपस्थित है वर्णन अंत में, ठीक है। तो केवल 7 कुमारों का वर्णन पूर्ण है, 1 कुमार राजवाहन का अधूरा वर्णन है और 2 कुमारों का वर्णन जो है वो अंत में उपस्थित है, ठीक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो दंडी है, इन्होंने 10 कुमार चरित का ये भी प्रकार से काल्पनिक कथा है, ठीक है। अब आती है इनकी अवंती सुंदरी। इसके उच्छ्वासों को आप देख लीजिए, इसमें भी 3 भागों में बांटा है। इस कथा को 10 कुमार चरित की कथा को 3 भागों में बांटा है। देखो 10 कुमार चरित, इनकी 3 है। एक हो गया अपना उच्छ्वास हो गया, जिसमें पहला जो बांटा है वो 5 उच्छ्वास है, पहले में उच्छ्वास, ठीक है। दूसरे में है 8 उच्छ्वास और 3 जो तीसरा है उपसंहार है। इस प्रकार 10 कुमार चरित को भागों में बांटा है। आगे हम कह सकते हैं अवंती सुंदरी, ठीक है। एक इनका दंडी नाम कैसे पड़ा ये भी हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि 8 बार अपनी अवंती सुंदरी जो इनका ग्रंथ है अवंती सुंदरी, ठीक है, इसमें इन्होंने 8 बार दंड शब्द का प्रयोग किया, दंड शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? दंडी, ठीक है। अगली इनकी रचना वही अवंती सुंदरी, ठीक है। अवंती सुंदरी है जो मालव नरेश की पुत्री अवंती सुंदरी का यहाँ वर्णन है। मालव प्रदेश की अवंती सुंदरी का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार इनकी मुख्यतः ये काव्यदा 10 कुमार रचित रचनाएं मानी जाती है। अवंती सुंदरी में भारवी का परिचय देखने को मिलता है, हमने पढ़ा भी था ये भारवी का परिचय, ठीक है।
बारहवीं का परिचय यहाँ देखने को मिलता है, किसमें? अवंती सुंदरी में। तो इस प्रकार आपके ये 3 कवि हुए हैं, ठीक है। इन तीनों कवियों को आप अच्छे से उतार लीजिएगा। इसके बाद हम अगले इनको पढ़ेंगे बाद में, अगले उसमें वर्णन में, ठीक है।